हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं दो बड़े क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूं। पहला, ये एनुअल रिपोर्ट जो आपकी होती है या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, क्या ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए होती है, किसी और के भी काम आ सकती है? एज इन, अगर आप किसी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो भी क्या एनुअल रिपोर्ट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके काम आ सकती है? क्या आप इससे अपनी ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं? तो पहला, मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करने वाला हूं। दूसरा, इस वीडियो में एक और बड़ा क्वेश्चन एड्रेस करने वाला हूं कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अगर हम अर्निंग्स में कौन सी लाइन आइटम ऐसी होती है इनकम स्टेटमेंट में जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट साबित हो सकता है। तो ये दोस्तों, इस क्वेरी को यहां पर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहां पर मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इनकम स्टेटमेंट इज वन सोल मार्केटिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी जो उसके सारे स्टेक होल्डर्स की क्वेरीज को एड्रेस करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कंपनी हूं तो मेरे क्लाइंट्स भी मेरे एनुअल रिपोर्ट को देखकर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन और मेरे बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यही अगर मेरे जो वेंडर्स हैं वो भी यहां पर मेरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे जो क्रेडिटर्स हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स या फिर डिबेंचर होल्डर्स, ये दोनों भी मेरी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर इनकम स्टेटमेंट में तीन टाइप के प्रॉफिट, वैसे तो इनकम स्टेटमेंट में बहुत सारे टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं, लेकिन तीन टाइप के प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, पहले यहां पर अपने माइंड में एक इनकम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करें। सबसे ऊपर इनकम स्टेटमेंट की कहानी शुरू होती है रेवेन्यू से। रेवेन्यू में से हम डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं, फॉर एग्जांपल सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, इन्वेंटरी कॉस्ट माइनस करते हैं, तो हमारे पास बचता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम सेलिंग, जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो हमारे पास बचता है ईबिटडा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। इसमें से हम डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे तो बच जाएगा ईबीआईटी। इसमें से हम इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे तो बच जाएगा ईबीटी। इसमें से हम टैक्सेस माइनस करेंगे तो बच जाएगा पीएटी, विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब दोस्तों, यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप ये सोचिए, अगर आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं, आपको इस इनकम स्टेटमेंट में से पैसे कहां पर मिल रहे हैं? क्या आप कंपनी की इन्वेंट्री है? नहीं। मतलब रेवेन्यू में से सीओजीएस गया तो बचा ग्रॉस प्रॉफिट। तो सीओजीएस के आप पार्ट नहीं है, आप पार्ट है सेलिंग, जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के। आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर आते हैं कंपनी के। तो दोस्तों, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो भी क्या आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट देखना चाहिए? नहीं, आपको नेट प्रॉफिट देखने की जरूरत नहीं है। आपके काम की चीज है ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि आपको सैलरी मिलने वाले है ग्रॉस प्रॉफिट में से। तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट हर बार बढ़ता जा रहा है और इन्फ्लेशन से भी ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब आपके अप्रेजल्स भी आपको अच्छे अच्छे मिल सकते हैं अगर कंपनी आपको अप्रेज करना चाहे, अगर कंपनी आपकी ग्रोथ करना चाहे। तो ऑफ कोर्स ऐसा भी हो सकता है कंपनी को फ्यूचर में पैसे चाहिए हो, लेकिन ब्रॉडर लेवल पर अगर कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये आपके लिए एज एन एम्प्लॉय बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप एम्प्लॉय है तो आपको कौन सा प्रॉफिट देखना है? आपको देखना है ग्रॉस प्रॉफिट। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हो रहा है। मतलब दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने किसी कंपनी के बॉन्ड परचेज कर रखे हैं और ये कंपनी इंडिया में लिस्टेड है तो आपको ये इंटरेस्ट एक्सपेंस मिलने वाला है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां से मिल रहा है? वो ईबीआईटी से मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है, जब तक कंपनी का ईबीआईटी प्रॉफिटेबल है, जब तक कंपनी की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ग्रेटर देन जीरो है, तब तक आपको एज अ क्रेडिटर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चांसेस आर वेरी हाई कि कंपनी आपके डेट पे डिफॉल्ट नहीं करने वाली है। अब दोस्तों, यहां पर मैं इन्वेस्टर हूं तो ना तो मेरे लिए ग्रॉस प्रॉफिट काम का है, ना मेरे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्टली काम का है, और ना मेरे काम का ईबीआईटी है। अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट गया, टैक्सेस गए, बच गया पीएटी। तो एक शेयर होल्डर को क्या मिला? पीएटी। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। इसके बाद जो पैसा बचेगा वो जाएगा प्रेफर्ड इक्विटी वालों के पास। इसके बाद जो पैसा बचेगा वो जाएगा कॉमन इक्विटी वालों के पास। इसका मतलब ये है कि कॉमन इक्विटी वाले को क्या क्या मिल रहा है? रिजर्व्स एंड सरप्लस मेरी फ्यूचर ग्रोथ में काम आने वाला है, क्योंकि इस पैसे से कंपनी फ्यूचर में डेट रीपे करेगी। तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस मुझे बिलोंग करते हैं। प्रेफर्ड इक्विटी होल्डर मैं नहीं हूं, मैं कॉमन इक्विटी होल्डर हूं। तो इनको देने के बाद बाकी पैसा मेरे पास बच जाता है। तो इन ऑल द केसेस नेट प्रॉफिट इज समथिंग दैट आई शुड बी लुकिंग फॉर। तो इन एन आइडियल सिचुएशन मुझे यहां पर एज अ शेयर होल्डर नेट प्रॉफिट देखना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस साइकिल को लीड करना चाहता हूं तो मैं एक तरीके से ये सोच सकता हूं कि अगर आप एज अ क्रेडिटर, अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे, कंपनी अगर आपके ईबीआईटी के थ्रू स्ट्रगल कर रही है, तो मेरे लिए आने वाले सालों में चिंता का विषय हो सकता है। इसीलिए एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो है वो ईबीआईटी देखते हैं, मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है। अगर ऑपरेशंस के थ्रू वो पैसे बना पा रहे हैं और अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर पा रहे हैं, टैक्सेस तो वैसे भी प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट वालों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, एज लॉन्ग एज द कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन टाइम। क्योंकि डिविडेंड देना तो डिस्क्रिशनरी होता है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट देना मैंडेटरी होता है। इसीलिए अगर आप एग्रेसिव हैं, आगे की सोच रहे हैं, तो यहां पर ईबीआईटी देख सकते हैं। बट अदरवाइज हमें ये बात समझ में आ गई कि एक एम्प्लॉय को क्या देखना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। एक क्रेडिटर को क्या देखना चाहिए?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और एक शेयर होल्डर को क्या देखना चाहिए, वो है नेट प्रॉफिट। चलिए आइए अब हम जल्दी से यहां पर देखते हैं स्कैनएक्स पे कैसे आप इस सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने स्कैनएक्स ओपन कर लिया है, यहां पर मैं इन्फोसिस पे क्लिक कर देता हूं, आप किसी भी कंपनी में क्लिक कर सकते हैं, और मैं चलता हूं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, और फाइनेंशियल्स में मैं क्वार्टरली की जगह यहां चल रहा हूं एनुअल पे। आप चाहे तो कंसोलिडेटेड की जगह स्टैंडअलोन पे जा सकते हैं। तो यहां पर आपको एनुअल फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं, ये आपका एनुअल रेवेन्यू है, ये आपके एनुअल एक्सपेंसेस हैं। रेवेन्यू में से अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि सिस्टम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों दे रखे हैं। अब यहाँ पर रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो बच जाता है एबिटा। मतलब अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आप यहां पर एबिटा की ग्रोथ रेट देख सकते हैं, और अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपको यहां पर नेट प्रॉफिट का ग्रोथ रेट देखना चाहिए। दोस्तों इन ऑल द केसेस अगर आपकी कंपनी का एबिटा या नेट प्रॉफिट अगर डिसेंट लेवल से ग्रो नहीं कर रहा है तो ऐसे स्टॉक्स मल्टीबैगर बनेंगे, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए अगली बार कभी भी आप एनुअल रिपोर्ट खोलिए, कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोलिए, हमेशा चेक कीजिए कि नेट प्रॉफिट या फिर ईबीआईटी, ये डिपेंड करता है कि आप कंजर्वेटिव हैं या फिर एग्रेसिव हैं। इनमें से कोई भी प्रॉफिट का आप ग्रोथ रेट जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कंपनी पिछले 10, 15, 20 साल में मल्टीबैगर बनी है, आप ध्यान दीजिएगा उनका रेवेन्यू और उनका प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहा था। तो दोस्तों आपका इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर क्या थॉट है, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.